चलो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके अंदर हमने कंसिडर किया है आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक। जो आर्टिकल 36 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कि हर स्टेट को गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं और उन्हीं प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ को फॉलो करना रहता है किसको, सारे के सारे स्टेट्स को। और फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो उस स्टेट में रहने वाले सारे सिटीजन को वो सारे के सारे पॉलिसी और प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए क्या देती है, ऑर्डर देती है। क्लियर है? कल अपन ने लास्ट डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 51, और आर्टिकल 51 के अंदर हमने देखा था कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को क्या मेंटेन करना है, पीस यानी शांति। और आर्टिकल 50 है उसके अंदर मैंने बता दिया था कि मामला क्या हो जाएगा 50-50, यानी एग्जीक्यूटिव है वो उसको किससे सेपरेट कर दिया गया है, जुडिशियरी से। जुडिशियरी का काम होता है बेटा न्याय दिलाना यानी जजमेंट करना, जिसको बोलते हैं अपन न्यायपालिका। अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस अगर आता है सामने तो उसके ऊपर जो डिसीजन डिक्लेयर करेगा वो कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा। वही अपन बात करते हैं कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो काम करने वाला है वो काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करने वाला है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? पार्ट 4 है वो कंप्लीट था। 51 के ए के अंदर लिखो तुम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 4 के ए के अंदर लिख लेना फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 का ए लिख लेना और आर्टिकल 51 का ए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखो। प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज लिख लेना 11। देखो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब फंडामेंटल ड्यूटीज है जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या थी 0। कितनी थी? 0। फिर एक अमेंडमेंट हुआ है 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर एक साथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, और 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया था भाई 2002 के अंदर, जिसके अंदर एक चीज बताई गई थी हमें, राइट टू एजुकेशन, जो हमने आर्टिकल 21 के फर्स्ट में देखा था। लिखो पार्ट 4 का ए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट टाइम इन और कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। एट प्रेजेंट टाइम इन और कॉन्स्टिट्यूशन 11। बताओ टोटल कितने पार्ट बताए थे मैंने? 22। और उस 22 पार्ट में से कितने पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं? 4। फिर अपन बात करते हैं किसकी? पार्ट 5 की। और पार्ट 5 है वो किससे रिलेटेड है बेटा? वो है यूनियन से। क्या नाम है पार्ट 5 का? यूनियन यानी संघ। संघ का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बारे में बात करेंगे अपन? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। इस पार्ट 5 के 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग बात करते हैं बेटा एग्जीक्यूटिव। क्या? 11।
इस पूरे के पूरे पार्ट 5 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक अपने पास बेटा कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक अपने पास न्यायपालिका। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्ट 5 है, उसके अंदर कहां से लेकर कहां तक के आर्टिकल हम लोग कंसिडर करेंगे। आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा और कहां पर जाकर खत्म होगा ये 151 तक। टोटल कितने आर्टिकल बताए थे मैंने? 395। उनमें से आर्टिकल नंबर 52 से लेकर और 151 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो कौन से पार्ट के अंदर आएंगे? पार्ट 5 के अंदर आने वाले हैं। अब लिखना बंद करो और इधर समझने का प्रयास करोगे। देखो, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि मैं इसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना। और ये जो एग्जीक्यूटिव है वो बेटा कौन सा कार्य करेगा? ये कार्य करेगा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, उन सभी नियम कानून से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो सारे के सारे कौन करने वाला है? एग्जीक्यूटिव करने वाला है। इज दैट क्लियर? कार्यपालिका का काम ही क्या है? कार्य को करना। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का मतलब है, इसका काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? या तो लेजिस्लेचर बनाएगा या फिर पार्लियामेंट बनाने वाला है। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं जुडिशियरी, न्यायपालिका, और इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा न्याय दिलाना, फॉर जस्टिस। ठीक है, कि जो भी अगर क्रिमिनल केस हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनके खिलाफ अगर कोई भी जजमेंट हमें देना है तो वो जजमेंट किसके द्वारा दिलाया जाएगा? जुडिशियरी के द्वारा दिलाया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे किस में कंसिडर कर लिए जाएंगे? एग्जीक्यूटिव के अंदर, कार्यपालिका में। अब मुझे बताओ, क्या अपना काम और भी आसान हो गया क्या? एक तो अपन ने 52 से लेकर 151 तक देखा था, लेकिन इसमें से भी अपन ने एक सेक्शन को चूज कर लिया जहां पर आर्टिकल 52 से लेकर और 78 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसको? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन शामिल होगा उसका मतलब समझोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट की। किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट है इस एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। क्या होता है? हेड। पूरे के पूरे देश का हेड होता है, तो एग्जीक्यूटिव का भी हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बाद में फिर मैं बताऊंगा तुम्हें मेंबर ऑफ काउंसिल, पीएम। ये चार है, ये चारों के चारों बेटा किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे? तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव के अंदर। और इन चारों से रिलेटेड जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो कंसिडर करेंगे आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर समझ में आई क्या? फिर अपन बात करते हैं बेटा लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट है, इसका आर्टिकल किसको कंसिडर करेंगे अपन? 79 को। और अगर अपन बात करते हैं जुडिशियरी, तो बेटा जुडिशियरी स्टार्ट होता है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। अब ये रेंज क्यों बता रहा हूं मैं? तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यायपालिका से या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल कौन सी रेंज देखनी है तुम्हें? 124 से लेकर 147। और ये मेरा दावा है कि 4 ऑप्शन अगर जो तुम्हें दिए जाएंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें इस आर्टिकल की रेंज के अंदर तुम्हें आर्टिकल दिखेंगे। आई क्या बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर भी हम लोग क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं कि हमें पता है कि जुडिशियरी का आर्टिकल है वो किस रेंज में जाने वाला है? 124 से लेकर 147 तक। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? पार्ट 5 को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3। पहला कौन सा बताया है? कार्यपालिका। सेकंड नंबर पे कौन सा है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। और थर्ड नंबर पे कौन सा अपने पास? न्यायपालिका। नोट डाउन करो इसको। हाँ, पार्लियामेंट का है 79। एग्जीक्यूटिव के अंदर अभी कंप्लीट ही पढ़ेंगे अपन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ काउंसिल,
पीएम। तुम्हें क्या लगता है राष्ट्रपति बनने के बाद काम नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है भाई। प्रधानमंत्री भी काम करता है, मेंबर ऑफ काउंसिल भी काम करती है। नोट डाउन करो इसको, पार्ट 5 हेडिंग लगा लेना। इसको लिखने के बाद में हेडिंग लगा लेना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। याद रखना, हमारे इस सांसारिक जीवन के अंदर एक ही पति होना बताया गया है। भगवान श्री राम ने भी यही धारणा है वो अपनाई थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नारी धर्म रखते हैं, यानी एक ही नारी के पति हो सकते हैं। लेकिन ये तो बेटा क्या है, पूरा का पूरा राष्ट्र का पति है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, राष्ट्रपति। ठीक है। अब कोई ऐसे मत समझ लेना कि मेरा पति नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, राष्ट्रपति। लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं अपन प्रेसिडेंट को। याद रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज मैं तुम्हें समझाऊंगा जो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में शायद पहली बार इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ा। और याद रखना, आज के बाद कभी भी जब भी प्रेसिडेंट का तुम्हारे सामने नाम आएगा तो ये सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। हम लोग बात करते हैं हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया है, ये अपन बात करते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो बेटा किसको कंसिडर किया जाता है, राष्ट्रपति को। हमारे देश का जो पहला नागरिक होगा वो पहला नागरिक किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को। देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो भी कौन सा होगा, राष्ट्रपति होगा। इस राष्ट्रपति के बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना राष्ट्रपति हो सकता है, एक। क्या कभी तुमने ऐसा देखा है क्या कि भारत के अंदर 2 व्यक्ति है उनको राष्ट्रपति बनाया गया हो? नहीं। ये राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से आया है? तो याद रखना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर गवर्नेंस कर रही थी, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो मैंने तुम्हें एक कहानी के अंदर बताया था कि अंग्रेजों ने एक पद को चुना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर रह रही थी, उनमें से किसी एक व्यक्ति को एक पोस्ट दे दी गई थी बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले वाइसराय था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया। और वो व्यक्ति पूरे के पूरे भारत के अंदर क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। उसको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट उस व्यक्ति को दे रही थी, वो इन्फॉर्मेशन वो व्यक्ति पूरे देश के अंदर क्या कर रहा था, चला रहा था। तो जैसे ही भारत देश को आज़ादी मिली तो उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किसका नाम दे दिया गया है बेटा, प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया है, राष्ट्रपति का नाम दे दिया है। इस राष्ट्रपति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यक्ति ही बन सकता है। कौन बन सकता है, टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो भारतीय हो वो ही भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है, उसी को राष्ट्रपति के रूप में हम लोग चुन सकते हैं। लेकिन याद रखना, किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। और ऐसा तो पहले अंग्रेजों ने करके देख ही लिया और उसका हर्जाना हम लोगों ने भुगत लिया। तो यहाँ से कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं और कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया गया है कि याद रखना, भारत के अंदर जिसको भी राष्ट्रपति बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और पूरे के पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कितना होगा, एक से ज़्यादा कभी भी राष्ट्रपति नहीं होगा। इस राष्ट्रपति के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर पावर होती है। कौन सी पावर होती है? ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है?
नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, बाकी सारे के सारे जो काम है बेटा वो कौन करता है? पीएम करता है। कौन करता है? पीएम करता है। क्या आई क्या बात समझ में? तो याद रखना, राष्ट्रपति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के क्या होने चाहिए? वहां पर सिग्नेचर होनी चाहिए। इसीलिए सिग्नेचर पावर है वो किसके पास दी गई है? राष्ट्रपति के पास। और जो बेटा डिसीजन पावर है, वो डिसीजन पावर किसके पास दी गई है? प्राइम मिनिस्टर के पास। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा सेक्शन मैं तुम्हारे सामने क्लियर करता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। एक तो मैं बात करूंगा देश की और एक बात करूंगा मैं बेटा किसकी? राज्य की। मुझे बताओ, हमारे देश के अंदर जो सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति। पूरी की पूरी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो मुझे बताओ, क्या अकेला व्यक्ति कभी पूरे के पूरे देश को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। तो उसने अपने पावर्स को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। एक बना दिया स्टेट और एक बना दिया यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं, उनको रिलेट करना तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। देश के अंदर जो सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति रहता है बेटा, वो कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। कौन रहता है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। अब सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, जो काम देश के लिए राष्ट्रपति करेगा वो काम स्टेट के लिए कौन करने वाला है? गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल। अब मुझे बताओ, देश के अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। तो मुझे बताओ, राष्ट्रपति है, उसी ने अपॉइंट किया होगा किसको? गवर्नर को। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटेड ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि याद रखना, ओवरऑल जो पावर है वो तो बेटा किसके पास रहेगी? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो इस गवर्नर को क्या कर सकता है? हटा सकता है और उस स्टेट की पावर अपने पास भी ले सकता है। गवर्नर की अगर कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है किसी स्टेट में, तो गवर्नर ऊपर हाथ खड़े कर देगा और पूरी की पूरी पावर है वो बेटा किसके पास पहुंचा दी जाएगी? राष्ट्रपति के पास पहुंचा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? दो ही चीजें याद रखनी है, जो काम देश के लिए प्रेसिडेंट करेगा वो काम स्टेट के लिए कौन करने वाला है? गवर्नर। दोनों के पास ही बेटा कौन सी पावर होती है? सिग्नेचर पावर। कोई भी नया नियम कानून बनेगा देश के अंदर तो बेटा फाइनल सिग्नेचर किसके होने चाहिए? प्रेसिडेंट के। और किसी स्टेट के अंदर अगर कोई नया नियम कानून बन रहा है तो फाइनल सिग्नेचर किसके चाहिए? अपने को गवर्नर की चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं पीएम की। इस पीएम के पास होती है बेटा डिसीजन पावर। क्या होती है? डिसीजन पावर। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर इस देश के हित के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो बेटा वो जो डिसीजन पावर होती है वो किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अभी के टाइम ये पावर दी गई है। अब याद रखना, मोदी जी भले ही चाहे कितने डिसीजन ले ले, लेकिन उनके ऊपर बेटा फाइनल सिग्नेचर किसके चाहिए? प्रेसिडेंट के चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक मोदी जी के डिसीजन लागू नहीं होने वाले। इज दैट क्लियर? और वहीं अपन बात करते हैं कि ये जो पीएम है, जो काम पीएम है वो देश के लिए करेगा बेटा, वही काम स्टेट के अंदर कौन करने वाला है? सीएम करने वाला है। कौन करेगा? सीएम। और याद रखना, इस सीएम के पास भी कौन सी पावर होती है? डिसीजन पावर होती है। कौन सी पावर होती है? डिसीजन पावर। की पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कौन ले सकता है? सीएम। और इस डिसीजन पे फिर बेटा सिग्नेचर किसको करना पड़ेगा? गवर्नर को करना पड़ेगा। क्या इतना लॉजिक समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। पार्ट 5 पढ़ाऊंगा, पार्ट 6 ऑटोमेटिक ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 6 में पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में। अब तुम्हें पता है जो जो काम राष्ट्रपति करेगा वो काम कौन करने वाला स्टेट में? गवर्नर। जो जो काम प्राइम मिनिस्टर करेगा देश के लिए वो काम स्टेट्स के अंदर कौन करेगा? सीएम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार ये वाला सेक्शन तुम लोग उतार लो। प्रेसिडेंट तुम लोगों ने हेडिंग लगाई है, वो वाला टेबल उतार लो एक बार,
कंट्री और स्टेट्स को लेकर। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करना है, प्रेसिडेंट को किससे रिलेट करेंगे अपन, गवर्नर से, और पीएम को किससे रिलेट करेंगे अपन, सीएम से। बताओ लिखा क्या, कंप्लीट है सबका? चलो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति है उसका आर्टिकल हम लोग कंसिडर करते हैं, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर और 62 तक। बताओ 52 से लेकर 78 तक क्या एग्जीक्यूटिव बताया था क्या? और एग्जीक्यूटिव के अंदर पहला जो पोस्ट है वो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रेसिडेंट के बारे में। अब राष्ट्रपति के जो प्रॉपर आर्टिकल है वो तो 52 से लेकर 62 तक ही हमें बताए गए हैं, बट प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्सटर्नल पावर्स होती है, कुछ इमरजेंसी पावर होती है, कुछ जुडिशियरी पावर्स होती है, उनके आर्टिकल भी हम लोग फिर आगे पढ़ते रहेंगे। बट जो मेन आर्टिकल है प्रेसिडेंट के रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रेंज के बीच में आने वाले हैं, 52 से लेकर और 62 के बीच। इसका एक बहुत आसान सा लॉजिक बताऊंगा, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखने की कोशिश करोगे तुम लोग। रास, मनी, और जहां राजनीति की बात आती है वहां बेटा किसको ले लिया जाता है, पप्पू को। योग्यता, शर्तें, समान। बस ये एक लाइन तुम लोग याद रख लो और इस एक लाइन से पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स है वो हम लोग रिलेट कर देंगे। लिखना बंद करो, सबसे पहले इधर फोकस होना चाहिए भाई। मैं तुम्हें लिखने का टाइम देता हूं तभी नोट डाउन किया करो। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, 55, ये है 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। क्या सारे के सारे आर्टिकल एक ही सिंगल लाइन से हम लोग याद कर सकते हैं क्या? और बहुत आसान सा लॉजिक है, यहाँ से देखना हम लोग कौन कौन सी चीज़ को रिलेट करने वाले हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना राष्ट्रपति होगा, एक। बताओ कौन सा आर्टिकल है, 52। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुम लोगों से कि वह अनुच्छेद जिसमें यह बात बताई गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो बताओ कौन सा आर्टिकल होने वाला है वो, 52। अभी अभी मैंने बताया था, बताओ राष्ट्रपति किसके अंदर आएगा, एग्जीक्यूटिव में आएगा, लेजिस्लेचर में आएगा या जुडिशियरी में आएगा, एग्जीक्यूटिव में। जब पूरे के पूरे देश का अगर हेड अगर प्रेसिडेंट है तो बेटा एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो भी कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो आर्टिकल 53 के अंदर हम लोग बात करते हैं, यह संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ये एग्जीक्यूटिव का भी क्या होता है, हेड होता है। बोलो यस या नो। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अंदर है मनोनयन मंडल, इसको बोलते हैं बेटा कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, मनोनयन प्रणाली या मनोनयन मंडल है, उसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन उम्मीदवार है जो इसके इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट
करने वाले हैं। बोलो यस या नो। तो इसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कॉलेजियम सिस्टम। और इस कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि वह कैंडिडेट जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे, उन सभी व्यक्तियों को एक ही सिस्टम के अंदर कंसिडर किया गया, दैट इज कॉलेजियम सिस्टम। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन से उम्मीदवार है वो पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? इलेक्टेड मेंबर की। जो जीते हुए प्रत्याशी है सिर्फ और सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब कौन कौन से ऐसे इलेक्शन है जहां से हम लोग इलेक्टेड मेंबर को चूज करते हैं? पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लोअर हाउस, यानी लोकसभा के जितने भी जीते हुए उम्मीदवार है वो किसके लिए वोट करेंगे? राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। बताओ क्लियर है क्या बात? सेकंड हम लोग बात करते हैं अपर हाउस, यानी राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्लस जितने भी एमएलए हैं, यानी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, हर भारत के अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है। हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली का होना कंपलसरी है, यानी भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का होना अनिवार्य है। और उस विधानसभा में जो जीते हुए एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा किसके अंदर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। बोलो यस या नो। तो आर्टिकल 54 के अंदर कॉलेजियम सिस्टम बताया गया है, मनोनयन मंडल हमें बताया गया है किसका? राष्ट्रपति का। और मनोनयन मंडल या कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन से व्यक्ति है जो पार्टिसिपेट करने वाले। सिर्फ और सिर्फ कौन से कैंडिडेट आएंगे? विनिंग या इलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के अंदर है इलेक्शन प्रोसेस। क्या है? इलेक्शन प्रोसेस, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो बेटा याद रखना इसके 3 मेथड है। कितने मेथड है इसके? 3। कि आखिरकार प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कितनी तरीके से हम लोग करवाते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यही याद रखोगे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 2 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते। जैसे हमारे गाँव के अंदर सरपंच साहब के चुनाव होते हैं और 8-8, 10-10 लोगों को टिकट मिल जाता है और सब लोग अपना अपना जो इलेक्शन जो से असाइन है वो चूज़ कर लेते हैं और हम लोग उनमें से फिर क्या करते हैं, किसी एक को टिक कर देते हैं। बट याद रखना, जब भी भारत देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने उम्मीदवार हो सकते हैं? अधिकतम 2 से ज़्यादा कभी भी उम्मीदवार नहीं होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? सबसे पहले फिर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव है वो कितनी प्रकार से होता है। तो उसके 3 मेथड बताए गए हैं। कितने मेथड है? 3। पहला मेथड अपने पास भाई इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। 2 प्रकार से इलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन को बोलते हैं अपन प्रत्यक्ष चुनाव। क्या मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन का? ऐसा इलेक्शन प्रोसेस जिसमें कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें आम जनता भाग लेती है। ऐसे इलेक्शन प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से। सरपंच के चुनाव होते हैं, क्या सभी गांववासी है वो मिलकर किसको वोट देते हैं? सरपंच को। तो क्या कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है क्या इसके अंदर? आम नागरिक भाग ले रहा है क्या? तो ऐसा इलेक्शन प्रोसेस जिसमें कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है उसको बोला जाता है क्या? डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। तुम लोग इतने बड़े हो गए होंगे, वोटिंग तुम सब लोगों ने दी होगी, क्या कभी राष्ट्रपति के लिए तुमने वोट दिया है क्या? नहीं। तो याद रखना, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस का जो मेथड है वो पहला कौन सा बेटा? अप्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है ऐसा इलेक्शन प्रोसेस जिसमें कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ विनिंग या इलेक्टेड मेंबर से क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो कौन सा कंसिडर किया अपन ने? इनडायरेक्ट मेथड। मतलब समझ में आया डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का? क्लियर है इतनी बात?
सेकंड मेथड के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड मेथड है बेटा अपने पास प्रोपोर्शनल। कौन सा है? प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक विधि। इस आनुपातिक विधि का मतलब समझना कि प्रोपोर्शनल मेथड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि भारत के अंदर यहाँ लोकसभा में देखेंगे तो बेटा लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है? टोटल 550। राज्यसभा के अंदर 238 जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। और एमएलए की जो सीटों की संख्या है वो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग ही रखी गई है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक यूपी है और एक राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जो एमएलए की सीटों की संख्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटों की संख्या वो कितनी है? 200। और यूपी के अंदर है बेटा 403। सबसे ज्यादा किसके अंदर है? 403 यूपी में। और अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है किसी भी एक स्टेट के अंदर? 500। 500 से कभी भी ज्यादा एमएलए नहीं हो सकते। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यूपी वाले बहुत सारे लोग मिलकर अगर गठबंधन कर ले कि भाई साहब अपने को तो इसी उम्मीदवार को क्या देना है? वोट देना है, और अपने ज़्यादा विधानसभा की सीटें अपने वोट ज़्यादा एक तरफ अगर पड़ जाएंगे तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? और राजस्थान वालों ने भी मिलकर गुट कर लिया, लेकिन बेटा राजस्थान वालों के पास सिर्फ और सिर्फ कितने वोट हैं? 200। क्या बताओ इनका अनुपात इक्वल हुआ क्या? अगर अनुपात अगर इक्वल नहीं है तो बताओ क्या इलेक्शन का जो मेथड है क्या वो पार्शियली रूप से हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोपोर्शनल मेथड का अंदर एक मेथड का यूज किया जाता है, एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, जिसमें इस 403 और 200 को क्या बना दिया जाता है बेटा? 1:1 बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? 1:1। अब चाहे यूपी वाले सारे के सारे एमएलए मिलकर किसी को भी वोट दे दो, उसका वोट सिर्फ और सिर्फ कितना कंसिडर किया जाएगा? 1 में कंसिडर किया जाएगा। और राजस्थान वालों का भी कितने में कंसिडर किया जाएगा? 1 में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे तुम लोग देखोगे तो सिक्किम हो गया अपने पास, गोवा हो गया, वहाँ पर तो 40-40 सीटें ही है। फिर क्या 40 मेंबर? क्या वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया है यूपी और इन अदर स्टेट में तो। लेकिन उस 40 को भी कौन से रेशो के अंदर डिवाइड किया गया? फिर 1 के अंदर। तो रेशो के अंदर सभी एमएलए के जो वोट हैं उनको क्या किया जाएगा? इक्वली अनुपात के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या निकाला गया बेटा? प्रोपोर्शनल मेथड यानी आनुपातिक विधि। मुझे बताओ अब अगर सभी एमएलए को इनका जो रेशियो है अगर वो इक्वल कर दिया जाएगा तो फिर तो डिफरेंस नहीं आएगा ना, ना ही यहाँ पर पार्शियलिटी की जाएगी, फिर तो ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या किया जाएगा? काम किया जाएगा। तो सेकंड जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसका क्या नाम बताया मैंने? प्रोपोर्शनल मेथड। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और हम लोग कंसिडर करेंगे, जिसका थर्ड जो मेथड है वो है अपने पास सिंगल ट्रांसफेरेबल मेथड, जिसका नाम लिया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और बहुत बार एग्जाम में यही नाम से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस मेथड से होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वो याद रखना, ये दो ऑप्शन तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है वो तुम्हें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, सिंगल ट्रांसफेरेबल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब तुम्हें पहली बार पता चलेगा आज शायद लाइफ के अंदर कि राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो कैसे किया जाता है? सिंगल ट्रांसफेरेबल के माध्यम से। सिंगल ट्रांसफेरेबल मेथड के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, पहले एक बार इस वाली ट्रिक को लिखो तुम लोग, उसके बाद फिर बताते हैं। हाँ, 52 से लेकर 61 तक ये ट्रिक लिखोगे और इनके आगे सिर्फ और सिर्फ इनके आर्टिकल के नेम लिखोगे।
सिर्फ एक ही बार पढ़ोगे मेरे से ये सब्जेक्ट, उसके बाद चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ जाना, तुम्हें कभी भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओटीपी जनरेट होता है क्या? ओटीपी क्या फुल फॉर्म होती है भाई ओटीपी की? वन टाइम पासवर्ड। तो ये तुम्हारा ओटीपी जनरेट हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे टाइम का इस सब्जेक्ट को लेकर। इसके बाद में किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीके आ रही है तो तुम्हें समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चंस तुम्हें 100% मिलने लग जाएंगे। बस चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनो, सीखो और इनको याद रखो भाई। लिखा क्या? लाइन याद हो जाएगी, रास मनी पप्पू योग्यता शर्तें समान। और इसी एक सिंगल लाइन से सारे के सारे आर्टिकल्स याद करेंगे हम लोग किसके? राष्ट्रपति के। सबके आगे इनके डिजिट लिख लेना, आर्टिकल 52 से लेकर और 62 तक। लिख लिया? मिटा दूं क्या? चलो अब इधर सीखोगे कि इलेक्शन प्रोसेस का जो थर्ड मेथड है प्रेसिडेंट का, वो है अपने पास सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। इसको बोलते हैं बेटा अपन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आखिरकार ये वाला जो मेथड है उसको कैसे यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर होता है वो इसी मेथड से होता है। अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया है कि दो कैंडिडेट अपन कंसिडर करते हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। समझाने के तौर पे मैं तुम्हारे सामने एक और कैंडिडेट का नाम लिखता हूँ, एक्स वाई और जेड। वैसे मोस्टली सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने होते हैं? दो होते हैं। ये तीन कैंडिडेट है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, और तीनों की तीनों उम्मीदवार है वो किसके प्रति खड़े हुए हैं भाई? प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग मेंबर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये तीनों मेंबर बेटा किसको वोट देंगे? अब एक्स वाई जेड को। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब सबसे पहले हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए हर उम्मीदवार को वोट देना जरूरी है। जैसे सरपंच के अंदर अपन क्या करते थे, अपने सामने 10 नाम है और अपने को जिसको वोट देना है सिर्फ और सिर्फ वो एक ही बटन हम लोग क्या करते थे? प्रेस। बाकी सारे के सारे नाम को अपन फिल नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर रैंक देनी पड़ती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या देनी पड़ती है? रैंक देनी पड़ती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को गोपनीयता के साथ रखा जाता है, यानी कभी भी प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आजीवन कभी भी यह रिवील नहीं किया जाता कि कौन से व्यक्ति ने किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। अगर राष्ट्रपति चाहे बनकर वो मर भी जाएगा इस जन्म में तो भी उसकी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया जाता। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हाइड रखा जाता है, पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। अब मान लो एक मुद्दा अगर मैं लेता हूं कि मेरे पास 3 उम्मीदवार है एक्स वाई और जेड, और इनको क्या बनाना है बेटा? प्रेसिडेंट। तो उम्मीदवार अपने पास ए बी और सी। इस ए ने फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दे दी बेटा किसको? एक्स को। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दे दी इसने किसको? जेड को। और थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी दे दी इसने किसको? वाई को। क्या इसका मतलब समझ में आया क्या तुम्हें कि ए ये चाहता है कि महोदय जी मेरे अनुसार पहले नंबर पे जो देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए वो कौन बनना चाहिए? एक्स। दूसरे नंबर पे कौन बनना चाहिए? जेड। और तीसरे नंबर पे कौन बनना चाहिए? वाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर अपन बात करते हैं बी की। तो बी ने बेटा सेकंड नंबर पे नाम किसको दे दिया? एक्स को। फर्स्ट नंबर पे किसको दे दिया? वाई को। और थर्ड नंबर पे किसको दे दिया? जेड को। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो बी के अनुसार बताओ सबसे पहले बी किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है भाई? वाई को बनाना चाहता है। उसके बाद में जेड को बनाना चाहता, इसको एक्स को बनाना चाहता है। उसके बाद में
जेड को बनाना चाहते हैं। फिर अपन बात करते हैं सी की, और सी ने बोल दिया कि मेरे अनुसार पहले ये बनना चाहिए, दूसरी बार ये बनना चाहिए और तीसरी बार ये बनना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या सबको? अब इस टेबल में ये देखो, और हमेशा ये देखा जाता है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से जिसको फर्स्ट नंबर पे चूज कर रहा है। बताओ फर्स्ट नंबर पर चूज करने वाला कौन सा व्यक्ति है? क्या दो अलग अलग व्यक्तियों ने फर्स्ट नंबर पर वरीयता किसको दिया है? एक्स को। तो याद रखना बेटा, एक्स की वैल्यू वैसे तो नहीं होती है जीवन में, लेकिन याद रखना एक्स है वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो कभी भी किसी भी एक्स का दुख मत बनाना बेटा, हो सकता है कि आगे चलकर और एक्स क्या बन जाए? राष्ट्रपति बन जाए। ये है अपने पास क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, जहां पर दो व्यक्तियों ने फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो किसको चूज करा है? एक्स को। और याद रखना ये सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड है। इसी मेथड के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? और याद रखना भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो पोस्ट है वो कभी भी वैकेंट नहीं छोड़ा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रख सकते। अगर राष्ट्रपति है, हो सकता है इसका जो टेन्योर कंसिडर किया जाता है वो मिनिमम कितना ईयर कंसिडर किया जाता है? 5 ईयर। कितना? 5 ईयर। कि हर 5 साल के बाद में भारत सरकार के द्वारा एक नया चेहरा है वो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में रख दिया जाता है। अगर मान लो कि कोई प्रेसिडेंट रिसेंटली अभी बना है, 1-2 साल उसके टेन्योर को हो गए हैं, उसके कार्यकाल को हो गए हैं, और सडनली अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई मेडिकल इशू आ जाता है या कोई और इमरजेंसी के कारण राष्ट्रपति के पद को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। या ऐसे मान लो कि जिसको राष्ट्रपति बनाया है वही अगर निकम्मा निकल जाए कि सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं कर रहा, ना किसी बिल के ऊपर सिग्नेचर कर रहा, ना मेंबर ऑफ काउंसिल की सुन रहा, ना प्राइम मिनिस्टर की सुन रहा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं बेटा? प्रेसिडेंट को चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर वो मिसबिहेवियर करता है, या अगर अपन बात करते हैं इनकैपेसिटी की, वो अयोग्य हैं, जो हमने जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया तो बेटा उसको हटाया भी जा सकता है। और हटाने के अलावा अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो गई तो उसके बाद में 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर, सिर्फ और सिर्फ कितना महीना? 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा नया राष्ट्रपति है वो भारत देश के लिए बनाया जाएगा। फिर जो 6 महीने के अंदर जो प्रोसेस किया जाएगा उन 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट तो बनेगा, लेकिन वो किसको बनाया जाएगा? फिर वाइस प्रेसिडेंट को। किसको बनाया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को किसके रूप में रख दिया जाएगा? फिर एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर किसको रखा जाएगा? तो फिर बेटा रखा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसको फिर किसके रूप में बना दिया जाता है? एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट को वैकेंट नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी रिक्त नहीं रखा जाता। दूसरी बात राष्ट्रपति के बारे में याद रखना, प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगाया जाता। चाहे इस पूरे भारत देश के अंदर कैसी भी इमरजेंसी लग जाए, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन है वो कभी भी किसी भी रूप में काटा नहीं जाएगा। अभी तक भारत देश इतना सुरक्षित है कि हमारे इंडिया के अंदर एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। कहने का मतलब है कभी भी हमारे देश में भुखमरी के हालात है वो उत्पन्न नहीं हुए। अगर इन केस आगे चल के फ्यूचर में अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है तो भी बेटा राष्ट्रपति की जो वेतन है, जो सैलरीज है, जो अलाउंसेज है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के पास जो पैसा जाना है, प्रति माह राष्ट्रपति के पास 5 लाख रुपए जाता है। कितना? 5 लाख। जो सैलरी है प्रेसिडेंट की वो कितने हैं? 5 लाख पर मंथ है। तो ये जो 5 लाख रुपए प्रति माह है वो राष्ट्रपति को जाना है तो जाना ही है, चाहे भारत सरकार का खजाना खाली क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति को तो पैसा देना ही देना पड़ेगा। इसके ऊपर कभी भी किसी भी पैसों को लेकर टैक्स नहीं लगाता। आ गई क्या बात समझ में? तो याद रखना प्रेसिडेंट की पोस्ट को कभी भी वैकेंट नहीं रखा जाएगा, इसकी सैलरी को कभी भी रोका नहीं जाएगा, या इसकी सैलरी में कभी भी कटौती नहीं की जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 55 के अंदर बेटा टोटल कितने मेथड बता दिए मैंने? 3।
एक इनडायरेक्ट, एक प्रोपोर्शनल और एक सिंगल ट्रांसफरेबल। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 56 और 57 की। क्या पप्पू बताया था क्या मैंने लॉजिक? यस या नो? देखो पहले से बनाएंगे अपन पद की अवधि, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस कि राष्ट्रपति है वो कितने समय तक एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। तो याद रखना मिनिमम कितना ईयर कंसिडर किया गया है? 5 ईयर। कितना ईयर कंसिडर किया गया है? 5 ईयर की। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बेटा कितने समय का होता है? 5 साल का होता है। बोलो यस या नो? और नेक्स्ट आर्टिकल 57 है, पू से बनाएंगे अपन बेटा पुनर्निर्वाचन। क्या बनाएंगे? पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? री इलेक्शन। बहुत सिंपल सा मतलब है इस री इलेक्शन का, पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है यदि मान लो एक टेन्योर के लिए, एक 5 साल की अवधि के लिए ऐसे मान के चलो कि राम है वो भारत का क्या बन चुका है? प्रेसिडेंट बन चुका है। क्या बन चुका है? प्रेसिडेंट। और इसने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है बेटा कितने ईयर का? 5 ईयर का। अब नेक्स्ट टाइम वापस से क्या होंगे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो ये जो राम है वो वापस से इलेक्शन के लिए बेटा क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। तो याद रखना भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन चुका है तो वो अगले टेन्योर के लिए वापस से क्या लड़ सकता है? इलेक्शन लड़ सकता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ अभी तक पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति है जिन्होंने 10 साल तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया है। 10 साल का मतलब कितने टेन्योर कंप्लीट किए इन्होंने? 2। तो पहले एक टेन्योर कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग उन्होंने वापस से क्या लड़ा है? री इलेक्शन लड़ा है। और री इलेक्शन लड़ने के बाद में अगले टेन्योर के लिए वो क्या बन चुके हैं? भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो बताओ री इलेक्शन का मतलब समझ में आ गया क्या? बोलो यस या नो? कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। आर्टिकल 58 के अंदर बताया मैंने तुम लोगों को योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज ए प्रेसिडेंट के लिए। पहली क्वालिफिकेशन है टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए भाई? नागरिक होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति को क्या बना सकते हैं अपन? भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने तुम्हें समझाया था कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च पद है उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा व्यक्ति आसीन हो सकता है? भारतीय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है। तो पहली जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सेकंड इसकी क्वालिफिकेशन है बेटा, इसकी मिनिमम एज पूछ ली जाती है तुम लोगों से कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। कम से कम वो व्यक्ति कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 ईयर का होना चाहिए। तब भी वो एलिजिबल है किसके लिए? एज ए प्रेसिडेंट के लिए। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो वो किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है यानी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है कि ना तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना कोई एमएलए होना चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी दूसरे सरकारी कामकाज के अंदर वो नहीं होना चाहिए। तो ही उस व्यक्ति को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा जाता है एज ए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। बोलो यस या नो? तो कितनी क्वालिफिकेशन बताई है मैंने तुम लोगों को? 3। पहली क्वालिफिकेशन क्या बताई है? टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। सेकंड क्वालिफिकेशन के अंदर इसका मिनिमम एज है वो कितना ईयर कंसिडर किया अपन ने? 35 ईयर। जिस भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है वो कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 35। और किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे वो वर्क नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो कार्य नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये था अपने पास क्या? आर्टिकल 58। और आर्टिकल 59 के अंदर मैंने बताई है तुम्हें कंडीशंस यानी शर्तें। जो क्वालिफिकेशन है सेम एज इट इज किसके अंदर आ जाएगी?
कंडीशंस के अंदर आ जाएगी। बोलो यस या नो। लेकिन इसमें कंडीशन में एक और ऐड ऑन करेंगे अपन, दैट इज क्वेश्चन मनी। क्वेश्चन मनी का मतलब होता है बेटा जमानत राशि, कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो 5 साल के बाद में उसको अपनी जमानत करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है? जमानत। और जमानत राशि क्वेश्चन मनी के रूप में प्रेसिडेंट जो बन रहा है उसको 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। कितने? 15,000 उसको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। ये रिफंडेबल होते हैं। जैसे उसका टर्म ऑफ ऑफिस है, टेन्योर है, वो 5 ईयर का जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में ये 15,000 रुपये की राशि है वो राष्ट्रपति को वापस लौटा दी जाती है। जैसे तुम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो कॉलेज के अंदर भी तुम लोगों को क्या जमा करवानी पड़ती है? क्वेश्चन मनी। और वो वापस जैसे ही तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होता है वो वापस से क्या कर दी जाती है? तुम्हें रिफंड कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो कंडीशन के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो तो सेम एज इट इज रहेगी। एक और चीज एड ऑन हो जाएगी, दैट इज क्वेश्चन मनी। और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में कितने रुपए जमा करवाने रहते हैं, दैट इज 15,000। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब एक वर्ड लिखा मैंने ने, से बनाएंगे बेटा अपन शपथ, ओथ जिसको बोलते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर जा रहा है तो उसको ऑथ लेटर है वो साइन करना ही करना पड़ता है। आ गई क्या बात समझ में? राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हूं, मैं ये शपथ लेता हूं। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को, एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन राष्ट्रपति को अगर रिजाइन लेटर देना है अपना कि मेरी बस की बात नहीं है देश का राष्ट्रपति बनने का, और मैंने तो ऐसे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, मुझे राष्ट्रपति बना भी दिया गया और मैं अब इस कार्य के लायक अपने आप को नहीं समझता, या और कोई इमरजेंसी के कारण अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन लेटर देता है तो बेटा रिजाइन लेटर वो देता है किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट। तो दो चीजें एक ही साथ में तुम लोग याद रखना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है, रिजाइनेशन लेटर है, वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर आर्टिकल 61 की अपन बात करते हैं। यहां से बनाएंगे अपन महाअभियोग, इम्पीचमेंट। इसको समझोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। आर्टिकल नंबर 61। चलो अपन बात करते हैं लोअर हाउस और अपर हाउस। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि मान लो अपन ने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है। अब वो राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी भगवान है ऐसी फीलिंग लेके बैठ गया भाई वो, और देश के अंदर किसी भी कार्य को नहीं कर रहा है। बहुत सारे बिल उसके पास चले गए हैं लेकिन उस बिल के ऊपर वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है। अब इस राष्ट्रपति के पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, क्या कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करेगा तो बेटा उसको सबसे पहले सजेशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? और ये सजेशन है, सुझाव है, वो किसके द्वारा लिया जाएगा? मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी मंत्री परिषद। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उससे पहले उसको किसका सजेशन लेना पड़ेगा? मेंबर ऑफ काउंसिल से। अब मान लो वो राष्ट्रपति मेंबर ऑफ काउंसिल की भी नहीं सुन रहा है, ना किसी बिल के ऊपर सिग्नेचर कर रहा और अपनी मनमर्जी करके बैठा है, तो बताओ ऐसा राष्ट्रपति है या कोई राष्ट्रपति है जो देशद्रोही निकल गया है, किसी दूसरे देश के साथ इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या वहां से डील कर लिया? कुछ भी रीजन हो सकता है जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रपति हमने बना तो दिया लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है।
आ गई क्या बात समझ में? तो फिर इस राष्ट्रपति को क्या किया जाए, अब हटाया जाए। अब 5 साल तक तो हम लोग वेट कर नहीं सकते भाई, 5 साल में पता नहीं है देश को कहां से कहां तक ले जाएगा। तो याद रखना इस केस के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं अपन, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसका मतलब होता है महाभियोग प्रक्रिया। कैसे अप्लाई होता है ये बड़े ध्यान से सुनोगे। अगर जब भी ऐसा राष्ट्रपति जिसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसकी जांच की जाती है कि अगर वास्तव में राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मुद्दे सही होते हैं तो फिर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सबसे पहले यहाँ से कितना मेजोरिटी होना जरूरी है, 2/3 की मेजोरिटी, 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। कि अगर लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनमें से 2/3 मेंबर अगर एग्री हो जाते हैं कि अब हमें इस राष्ट्रपति को जरूरत नहीं है, इस राष्ट्रपति को अब हम लोग हटाएंगे, तो बताओ ये बिल पास किया जाता है बेटा, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, 2/3 की मेजोरिटी होते ही ये कहां से पास हो जाएगा, लोकसभा से। लोकसभा में जाने के बाद में फिर ये कहां पर जाएगा, राज्यसभा में। और बेटा राज्यसभा से भी कितनी मेजोरिटी मिल जाएगी इसको, 2/3 की मेजोरिटी मिल जाएगी। तो बेटा ये कहां से पास हो जाएगा, राज्यसभा से। जैसे ही यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से अगर ये बिल पास हो गया तो फिर बेटा वो भारत का राष्ट्रपति है, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब देखो जब भी ये इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है तो उस राष्ट्रपति को 14 डेज बिफोर, कितने दिन पहले, 14 डेज बिफोर है, उसको इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि भाई साहब अब तुम्हारा जीवन संकट में है और तुम्हारे ऊपर क्या लगाया जा रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जा रहा है। इन 14 डेज के अंदर वो व्यक्ति राष्ट्रपति जो बना हुआ है वो कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकता है। आ गई क्या बात समझ में? तो याद रखना, लेकिन हमारे देश का कानून और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि अभी तक एक भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसको भारत सरकार ने या लोकसभा या राज्यसभा वालों ने इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया हो। जिसको भी राष्ट्रपति बनाया है उसने विश्वास के साथ क्या किया है, देश के अंदर काम किया है। तो अभी तक एक भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ है जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हमने हटाया हो। तो बताओ इम्पीचमेंट लागू कैसे होता है, क्या ये बात समझ में आई क्या? अब वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहां से भी क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। जहां से स्टार्ट होगा वहां से कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेंबर की। कि मान लो 550 मेंबर है, अब 550 का 2/3 नहीं होगा। जिस दिन इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है उस दिन मान लो 480 लोग ही प्रेजेंट है, कहां पर, लोकसभा में। तो जिस दिन इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है उस दिन जितने मेंबर होंगे उसका कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 2/3। एक क्लास में 100 बच्चे हैं लेकिन आते 50 ही है, तो जब अगर मेजोरिटी लेनी पड़ेगी तो 50 में से लेनी पड़ेगी क्या? तो जिस दिन जितने मेंबर्स अवेलेबल होंगे उनका कितना मेजोरिटी होना जरूरी है, 2/3 का। दोनों तरफ से अगर 2/3 की मेजोरिटी आ जाती है तो फिर उस राष्ट्रपति के ऊपर क्या लग जाता है, इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट लगाने से पहले कितने दिन पहले उसको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, 14 डेज बिफोर। बताओ क्या इम्पीचमेंट का मतलब समझ में आया क्या, यस या नो? कि जरूरी नहीं है जिसको राष्ट्रपति बना दिया वो अगले 5 साल तक ही रहे। अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो उसको बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आ गई बात समझ में? और लास्ट के अंदर एक टर्म लिखी है मैंने, न, आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कोई भी टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं बताई गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही होगा। वो तो हम लोग एक ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं कि एक प्रक्रिया है कि सिर्फ और सिर्फ कितने साल तक बनाएंगे, एक को 5 साल तक। जैसे आर्टिकल नंबर 56 में बताया, राष्ट्रपति का पद तब तक, मैंने क्या बोला था, राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसको 5 साल हो गए हैं राष्ट्रपति बने हुए, तो इसका मतलब नहीं है कि 5 साल होते भाई अब तो तेरा पद हट चुका है राष्ट्रपति का, नहीं। जब तक कोई नया चेहरा नहीं आ जाता तब तक ये व्यक्ति अपना राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ सकता है। आ गई क्या बात समझ में? तो इसको अपन कंसिडर करेंगे, जब तक कोई नया चेहरा निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक हम लोग उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से नहीं हटा सकते। फिर इसके टेन्योर को बढ़ाया जाएगा, पहले 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले 5 साल के लिए और बना दिया जाएगा, नहीं।
कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन गया है और कितने साल कंप्लीट कर लिए उसने, 5 साल। तो 5 साल बनने के बाद में भी अगर भारत के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसको अगले कितने महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 6 मंथ के लिए। फिर उस 6 मंथ के अंदर अंदर भारत को क्या करवाना पड़ेगा, नया इलेक्शन हेल्ड करवाना पड़ेगा एक नए प्रेसिडेंट के लिए। बताओ क्लियर है क्या बात? ये था अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसीजर, प्रेसिडेंट का प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल आर मेंशन, कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में हमें बताया गया है। आर्टिकल नंबर 56। जितना इस ट्रिक को याद रखोगे, इसके टर्म्स को याद रखोगे, उतने ही आर्टिकल्स को याद करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? तो एग्जीक्यूटिव के अंदर पहला जो पोस्ट है वो अपन ने कंप्लीट पढ़ा है, कौन सा, प्रेसिडेंट। क्लियर है? चलो फिर आज की सभा को यही विराम देंगे, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।